सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आया हूँ उस जगह जहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई चिर निद्रा में सोई थी। ये वो जगह है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। मेरे दाएं पीछे यहाँ उनकी समाधि है और मेरे बाएं पीछे वो प्रतिमा और यहाँ शहीद ज्योति। तो आज बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम संग्राम की। यहाँ से तकरीबन आधा 1 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी। पिछले सप्ताह आपने देखा कि जून 1857 में झांसी में क्रांति की शुरुआत होती है। झांसी को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के बाद विद्रोही सिपाही दिल्ली चले जाते हैं और रानी झांसी का शासन संभाल लेती है। वो अंग्रेज़ों को इसके बारे में बताती हैं कि किन परिस्थितियों में उन्होंने झांसी को संभाला है, लेकिन अंग्रेज़ उनकी बात का विश्वास नहीं करते। ह्यू रोज़, मेजर जनरल ह्यू रोज़ बड़ी सेना लेके झांसी के लिए कूच कर जाते हैं और रानी उन परिस्थितियों के लिए स्वयं को तैयार कर रही हैं। उनके पास सेना नहीं है। जिन सिपाहियों ने विद्रोह किया था वो दिल्ली जा चुके। अब रानी के पास अपने 150 गार्ड्स थे। उनके सहारे अंग्रेज़ों की इतनी बड़ी सेना से टक्कर तो नहीं ली जा सकती। कोई दूसरा उपाय नहीं है। 16, 17, 18 मार्च को रानी अपने सहयोगियों से, विश्वास पात्रों से मंत्रणा करती हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। बहुत तेज़ी से वो गोलों का निर्माण शुरू करती हैं। जो आभूषण उनके पास थे वो बेच देती हैं, महाजनों से कर्ज लेती हैं और उस कम समय में जैसी व्यवस्था हो सकती है उसकी तैयारी में दिन रात रानी लगी हैं। 22 मार्च 1858 को ह्यू रोज़ की सेना झांसी पहुंच जाती है। चारों तरफ से झांसी को घेर लिया जाता है और फिर 23 मार्च से झांसी पर उनकी गोलाबारी शुरू होती है। झांसी का किला और फिर बाकी जो शहर है, उस किले के भी चारों ओर मजबूत बाउंड्री वॉल थी। चारों ओर से झांसी को अंग्रेज घेर के 23 मार्च 1858 से गोलाबारी शुरू करते हैं। बड़ी भयंकर दिन रात गोलाबारी होती है। रानी की छोटी सी सेना कितने दिन तक सामना करती। रानी राव साहब के पास संदेश भेजती हैं कि भाई आप सेना भेजिए सहायता के लिए, संकट बड़ा विकराल है, बड़ा विराट है। पता चलता है कि तात्या टोपे सेना लेकर निकल चुके और 30 मार्च 1858 को बेतवा नदी के किनारे तात्या टोपे पहुंच जाते हैं। रात को बहुत बड़ी आग लगा के, दूर तक जिसकी रोशनी जाए, चमक जाए, ऐसी आग लगा के, जला के तात्या टोपे संदेश देते हैं कि सेना पहुंच गई है। झांसी में इस बात को लेकर बड़ी राहत है कि चलिए सेना आ गई तो अब अंग्रेज़ों से हम आसानी से निपट सकेंगे। ऊपर किले से रानी भी देख रही हैं और रानी को भी राहत महसूस होती है। उधर ह्यू रोज़ को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी कि सेना आ चुकी है बेतवा के किनारे। इसके बाद 1 अप्रैल को 1500 सैनिकों को लेके जनरल ह्यू रोज़ स्वयं पहुंच जाता है बेतवा नदी के किनारे तात्या टोपे की सेना से टक्कर लेने। सेना विशाल थी। अलग अलग अकाउंट से कहीं 15,000 बताए गए, कहीं 22,000 भी बताए जाते हैं। तो सेना बहुत विराट है, बड़ी है। जब हम कंपेयर करते हैं 1500 सैनिक ही थे ह्यू रोज़ के। देखें, उन्होंने, ह्यू रोज़ ने झांसी को घेर रखा है, वहाँ तो गोलाबारी चल ही रही है। उन्हीं में से वो 1500 को निकाल के लेके गया था। लेकिन उनके पास बेहतर तैयारी है। ह्यू रोज़ की सेना के पास कहीं बेहतर तोपें हैं, कहीं बेहतर बंदूकें हैं। वो 1500 की सेना जीत जाती है। तात्या टोपे की सेना को मैदान छोड़ना पड़ता है और सिर्फ सैनिक मैदान नहीं छोड़ते, जो तोपें लेके आए थे, जो गोला बारूद लेके आए थे, वो छोड़ के चले गए और इससे झांसी का और भी ज़्यादा नुकसान हुआ।
क्यों? अंग्रेजों को बैठे बैठाए और आयुध मिल गया। अब झांसी पर और भी भयंकर आक्रमण हो रहा है। 2 तारीख, 3 तारीख 3 तारीख को झांसी की दीवार में, शहर की दीवार में 2 जगह से छेद हो जाते हैं। और इसके बाद अंग्रेज सैनिक सीढ़ी लगा के भी चढ़ते हैं। सीढ़ियाँ लगा के रात के अंधेरे में अंग्रेज सैनिक झांसी में घुस जाते हैं। बहुत सारे मारे भी जाते हैं उस प्रयास में, लेकिन झांसी में अंग्रेज सैनिक घुस जाते हैं। और उसके बाद झांसी की गलियों गलियों में फिर संग्राम होता है। सेना नहीं थी रानी के पास, लेकिन झांसी के वीर लोग वो उस लड़ाई को लड़ते हैं। डीवी तहमानकर की पुस्तक है द रानी ऑफ झांसी, हाईली रिसर्च पुस्तक है। उसमें वो उस लड़ाई के बारे में लिख रहे हैं जो झांसी की गलियों में लड़ी जा रही थी। वो लिखते हैं, लाल गर्म गोले शहर और किले पर वर्षा की तरह बरस रहे थे। कोई भी सोने के लिए पलक तक नहीं झपका सका। अपनी तलवार लिए रानी जवाबी हमले का निरीक्षण करने स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही थी। इस तरह लड़ाई झांसी की गलियों में लड़ी जा रही है। सिटी पैलेस पिछले सप्ताह हमने आपको दिखाया, जहां रानी रह रही थी कुछ समय पहले तक, उस पर आक्रमण हो रखा है। अंग्रेज वहां पहुंच चुके और किस बहादुरी से झांसी के लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी। मैं एक और रेफरेंस आपको देता हूं, डॉक्टर थॉमस लोव, उनकी पुस्तक है सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ 1857-58, पेज 259 पे, पेज 259 पे डॉक्टर थॉमस लोव लिखते हैं, प्रत्येक घर के रहने वाले विद्रोही थे जो अंतिम समय तक शेर की तरह लड़े थे। प्रत्येक घर के रहने वाले, यानी लड़ाई अब अंग्रेजों और झांसी के बीच थी, केवल रानी नहीं, प्रत्येक घर के रहने वाले विद्रोही थे जो अंतिम समय तक शेर की तरह लड़े थे। तो ऐसी बहादुरी के साथ वहाँ लड़ाई चल रही है। और तहमानकर आगे लिखते हैं कि रानी लड़ाई के बीचों बीच थी और उन्होंने स्वयं कई शत्रुओं को अपने हाथों से मार डाला था। रानी के दोनों हाथों में तलवारें थी, मुंह में घोड़े की लगाम, और जिस हिम्मत बहादुरी से रानी लड़ी है गलियों में। लेकिन देखें, आपकी बहादुरी, उसको प्रणाम नमन उसको, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स तो है ना। वो सेना बहुत बड़ी है इनके कंपैरिजन में, कई गुना बड़ी है। वो ट्रेंड हैं, उनके पास बेस्ट वेपन्स हैं। तो परिस्थिति जब बहुत ही संकटमय हो जाती है तो कहते हैं कि एक 75 वर्षीय व्यक्ति ने रानी से प्रार्थना की, शहर के सभी द्वार खुल चुके हैं। जब अंग्रेज एक बार अंदर घुस चुके, फिर तो जो 10 द्वार थे झांसी के वो सारे खुल चुके और पूरी सेना उनकी अंदर आ चुकी कि सभी द्वार खुल चुके हैं। सैकड़ों शत्रु शहर में प्रवेश कर चुके हैं, आप किले चली जाएं। रानी से आग्रह किया जाता अब आप किले में चलें, गलियों में लड़ाई अब आप नहीं। आप सुरक्षित हैं, झांसी सुरक्षित है। यदि आप ही नहीं रही तो झांसी कैसे बचेगी? रानी उनकी बात मान लेती हैं। अब रानी किले में चली जाती है। तो रानी किले में पहुंच चुकी, लेकिन लड़ाई चल रही है। किले की दीवारों पर भी लगातार गोले बरस रहे हैं। शहर के अंदर अंग्रेज घुस चुके हैं। गली गली में हर चौक पर लड़ाई चल रही है। रानी ऊपर से नेतृत्व कर रही है। किले की फसील पर रानी घोड़ा लेके दौड़ रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह। अपने बहादुर सैनिकों को, गुलाम गौस खान को, मोतीबाई को, उनका हौसला बढ़ा रही है, हिम्मत बढ़ा रही है रानी। लेकिन फिर क्या देखती हैं कि शहर का एक मोहल्ला, जिसे हलवाईपुरा के नाम से जानते थे, बड़ा समृद्ध मोहल्ला था, अंग्रेज हलवाईपुरा में आग लगा देते हैं। वो मोहल्ला जल रहा है और उस मोहल्ले में लगी उस आग में वहाँ के रहने वाले लोग जल रहे हैं। अब ना बच्चे बच रहे हैं, ना महिलाएं बच रही हैं, और आग की ऊंची उठती लपटें और जलने वालों की चीखें वो रानी तक पहुँच रही हैं। रानी हर जख्म सह सकती थी, हर दुख सह सकती थी, हर पीड़ा कष्ट सह सकती थी। बहुत हिम्मत वाली थी रानी। लेकिन अपनी प्रजा जो उनसे इतनी मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी, उनका ये कष्ट रानी नहीं सह पा रही थी।
रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। उनके सहयोगी उनको ढांढस बंधाते हैं। 4 तारीख को लड़ाई और भीषण हो चली। अंग्रेज अब किले के और निकट आ चुके, शहर पर उनका अधिकार हो चुका और किसी भी समय वो किले में घुस सकते थे। रानी के सहयोगियों ने रानी से कहा, आप सुरक्षित हैं, सब बच जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यदि आप ही नहीं रहीं तो क्या होगा, आप किला छोड़ दीजिए। रानी ना चाहते हुए भी अनिच्छा से रानी तैयार हो जाती हैं और इसके बाद वो किला छोड़ती हैं। वे घोड़े पर सवार हैं और पीछे बैठा है बेटा दामोदर। अक्सर हम देखते हैं फ़ोटोज़ में, स्टैचूज़ में, वो बच्चा बहुत छोटा दिखा रखा है। इतना छोटा नहीं था, तकरीबन 10 साल का हो चुका था उस समय। वो पीछे बैठा है और सफ़ेद रेशम की चद्दर से रानी ने उसको अपने साथ बांध लिया है ताकि बच्चा गिर ना जाए। फिर रानी किला छोड़ती हैं, बाहर निकलती हैं और किस तरह वो बाहर निकली इसके ऊपर अलग अलग मत हैं। जो सबसे पॉपुलर मत है भारत में, जिस बात को बड़े चाव से बताया जाता है और हम भी बचपन से सुनते आए, वो तो वही है कि किले से घोड़े सहित उन्होंने छलांग लगाई और वो निकल गईं। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें वहाँ आती हैं। उनके साथ लगभग 300 सवार निकले हैं, ये बातें भी आती हैं। 300 सवार बचे थे क्या उनके पास, ये भी एक प्रश्न है। बहरहाल वो फिर निकली कैसे? तो एक तो वही कि वहाँ से घोड़े से छलांग लगाई और चली गई। दूसरा ये भी कहते हैं कि देखें जी, वो किले से, शहर से होती हुई निकली हैं और गलियों से निकली रात को। तो रात को गलियों से निकली तो वहाँ तो चप्पे चप्पे पर अंग्रेज सेना आ चुकी। फिर कैसे निकल गई रानी, किसी ने रोका नहीं क्या? अब वहाँ भी अलग अलग थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि घोड़े की टांगों पे नीचे वहाँ कपड़े बांध रखे थे जिससे आवाज़ें ना हों। अब ये बात भी हजम नहीं होती, इतने सारे घोड़े हों, जितने मर्जी आप कपड़े बांध दीजिए वो कपड़े भी कट जाएंगे। और तो भी घोड़े, जब घोड़े की टापों की आवाज़ें आएंगी, ऐसा कैसे हो सकता है किसी को पता ना चले? लेकिन दूसरी थ्योरी ये कहती है कि देखें जी, वो दिन भर के लड़ते लड़ते थके हुए सैनिक पड़े थे, किसी को सुध नहीं थी, किसी को पता नहीं था किसके घोड़ों की आवाज़ें हैं, ये हमारे घोड़ों की आवाज़ें हैं या दुश्मन के घोड़े हैं, किसी ने नहीं खबर ली। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि अंग्रेज़ों की उस सेना में सैनिक सभी अंग्रेज़ तो नहीं थे ना, अफसर भले ही सारे अंग्रेज़ थे लेकिन सैनिक तो दोनों तरह के थे। कुछ पलटनें अंग्रेज़ सैनिकों की थी, कुछ पलटनें हिंदुस्तानी सैनिकों की थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अभी भी थे, अभी भी उनके प्रति लॉयल्टी थी, उनकी सेवा कर रहे थे। लेकिन लॉयल होने के बावजूद भी उनकी रानी के प्रति ज़रूर श्रद्धा थी कि एक ऐसी वीरांगना है रानी, उन्होंने भी देख लिया था। तो उन गलियों से जब रानी निकली हैं, जिन गलियों में वो हिंदुस्तानी सैनिक थे, तो उन्होंने रानी को जाने दिया, कोई शोर नहीं मचाया। ये भी एक थ्योरी है। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि ह्यू रोज ने स्वयं रानी को जाने दिया कि बिना लड़ाई लड़े अगर किला मुझे मिल जाता है, रानी किला छोड़ के जा रही हैं, तो पहले मैं किले पर कब्जा करूं, क्यों रिस्क लेना है? दिन भर के सैनिक लड़ते लड़ते 2 दिन से झांसी की गलियों में घायल हैं, थके हुए हैं, तो निकल जाने दे, मैं रीग्रुप करके रानी को तो फिर होल्ड कर लूँगा, कहीं कहीं भी मैं पकड़ लूँगा। तो कई सारी थ्योरीज हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक किसी थ्योरी पे कहना ज़रा कठिन है। यहाँ एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये है वीरांगना झलकारी बाई। ऐसी मान्यता है कि उनका चेहरा रानी से बहुत मिलता था। जब रानी किला छोड़कर गई तो झलकारी बाई रानी का वेश धारण करके लड़ती रहीं, जिससे अंग्रेज़ों का ध्यान रानी पर नहीं गया। झलकारी बाई के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बहरहाल रानी सुरक्षित झांसी से निकल गई, वो कालपी की ओर आगे बढ़ी। अगले दिन यानी 5 तारीख को, ये 4 और 5 की रात की बात थी, 5 तारीख को उनके पिता मोरोपंत तांबे ये भी उनके साथ निकले थे, लेकिन ये अगले दिन पकड़ लिए गए। इनको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और इनको वापस झांसी लाके फांसी अंग्रेज़ों ने दी। और वहाँ भी फांसी किस जगह हुई, इसके ऊपर भी अलग अलग थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि उनको वहीं लाके फांसी दी गई जहाँ 8 जून 1857 को अंग्रेज़ों को मारा था, वहाँ जोकनबाग में, कि वहाँ फांसी दी गई बदले भाव से। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि रानी महल, जहाँ रानी रहीं शहर में, वहाँ रानी महल के सामने वहाँ लाके उनको फांसी दी और जनता को इकट्ठा किया कि देख लें शहर वाले
हमने क्या किया है, रानी के पिता के साथ हम क्या कर सकते हैं, लोगों में वो डर पैदा करने के लिए। तो खैर जैसा भी रहा, मोरोपंत तांबे मार दिए गए। रानी का घोड़ा दौड़ रहा है, साथ में उनके जो सैनिक हैं वो दौड़ रहे हैं, और रास्ते में रानी किस स्थिति में है इसके बारे में भी अपने को पता चलता है विष्णु भट्ट गोडसे की किताब से। विष्णु भट्ट गोडसे उनके कंटेम्प्रेरी हैं, बल्कि वो झांसी में ही तो थे। रानी ने उनको पृष्ठ लगा रखा था। अब जब झांसी पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ, धू धू करके झांसी जल रही थी, तो विष्णु भट्ट गोडसे ने भी झांसी छोड़ दी थी। रास्ते में, कालपी के रास्ते में विष्णु भट्ट गोडसे अपने साथ 2-3 अपने साथियों के साथ वो जा रहे थे पैदल ही किसी रास्ते से, और वहाँ रास्ते में उनकी रानी से मुलाकात हुई, जो अब झांसी का किला छोड़ के आई थी। तो विष्णु भट्ट गोडसे लिखते हैं कि मैं अपने साथियों के साथ चला जा रहा था, बरगद का एक पेड़ था, वहाँ कुआं था, हमें बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी, हम थके हुए भी थे, वहाँ पानी पीने के लिए हम रुक गए, और छाया भी थी, बरगद का पेड़ था। इतने में देखते हैं कि घोड़ों की टापों की आवाज़ें आ रही थी। तो देखा हमने कई सारे घोड़े हमारी ओर तेज़ी से दौड़े आ रहे थे। हम डर गए, घबरा गए, लेकिन जब वो पास में आए तो देखा ये तो रानी थी। तो रानी को देखा, उनके घोड़े रुक गए, हमें देख के वो रुक गए, वो हमें नहीं पहचान पाए। तो उन्होंने हमसे पूछा कौन हो तुम लोग। तो विष्णु भट्ट गोडसे ने अपना परिचय दिया। अब तो रानी पहचान गई, जैसा मैंने बताया कि रानी ने ही प्रीस्ट अपॉइंट किया था विष्णु भट्ट गोडसे को झांसी में किसी समय। तो विष्णु भट्ट गोडसे ने रानी के प्रति सम्मान भाव दिखाते हुए कहा कि मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए, आप महाराज, वो महाराज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कहते हैं मैंने कहा कि महाराज आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो रानी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप पुजारी हैं, आप पानी कैसे लेके आएंगे। तो रानी घोड़े से उतरती हैं और स्वयं जाती हैं, बाल्टी लेके कुएं से पानी निकालती हैं, पानी पीती हैं। और साथ में विष्णु भट्ट गोडसे बताते हैं कि उस समय रानी थकी हुई तो है ही, लगातार लड़ रही थी, दिन देखा था ना रात, और उस समय कहते हैं धूल से उनके कपड़े सने थे। तो रानी पानी पीती हैं और उसके बाद कहती हैं, हमसे पूछती हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो हमने बताया कि हम कालपी जा रहे हैं। रानी स्वयं कालपी जा रही थी, पर रानी को पता था मैं कालपी जा रही हूँ तो अगली लड़ाई कालपी में होने वाली है, अगला संग्राम कालपी में होगा। तो रानी उनसे कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम कालपी मत जाओ, तुम जमुना पार करो, कालपी नहीं जाना, कालपी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि अगला संग्राम कालपी में होना है। और इसके साथ साथ रानी लिखते हैं विष्णु भट्ट गोडसे, अपनी उनकी बुक है मराठी में लिखी थी, माझा प्रवास। तो वो लिखते हैं कि रानी ने हम सबको फिर कुछ पैसे भी दिए। तो रानी देखें उस अवस्था में अगला पल क्या होने वाला है नहीं जानती, संग्राम उस स्तर पे पहुंच चुका है, लेकिन उनकी मानवीय संवेदनाएं तब भी कितनी प्रबल हैं कि वो विष्णु भट्ट गोडसे और उनके साथियों को उस समय ये भी बताती हैं तुम्हारे लिए कहाँ जाना सही रहेगा, और इतना ही नहीं, वो दक्षिणा भी दे के जा रही हैं उनको। तो रानी कालपी पहुंच गई, और जिस दिन रानी कालपी पहुंची हैं उसी रात तात्या टोपे भी कालपी पहुंचते हैं। राव साहब कालपी में हैं, उनकी सेना है। अब नाना साहब के डिसअपीयर होने के बाद राव साहब जो नाना साहब के भतीजे हैं, अब ये पेशवा की जगह ये अब वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। रानी इस बात को लेकर बड़ी नाराज़ थी कि वो 1 अप्रैल की लड़ाई में जिस बहादुरी से उस लड़ाई को लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ी गई थी, वो तात्या टोपे से नाराज़ हैं। अब क्या हुआ, रानी ने जब देखा कि सेना तो है हमारे पास और अच्छी खासी सेना है, लेकिन ये सेना संख्या में अच्छी है, बड़ी है, तैयारियों में बड़ी नहीं है, इसके साथ बहुत सारे तो कैंप फॉलोवर चल रहे हैं, लड़ने वाले सैनिक कम हैं, कैंप फॉलोवर्स कहीं ज़्यादा हैं। तो रानी कहती हैं उनको कि ये कोई तरीका थोड़ी होता है, आप लड़ने चले अंग्रेज़ों से इस तैयारी के साथ लड़ेंगे क्या, इतनी बड़ी फौज आपकी कैंप फॉलोवर्स की,
आप पहले तो इनकी छुट्टी करिए, ये लाइबिलिटीज़ हैं। और जो सैनिक भी हैं इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कीजिए और डेली ट्रेनिंग कीजिए। पता नहीं कितने दिन का समय मिला हमें, जब जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ पहुँचेंगे लड़ाई होगी तो तैयारी का समय है, आराम से बैठने का नहीं है। और तहमानकर, डीवी तहमानकर की बहुत अच्छी पुस्तक मैंने पहले भी जिक्र किया, द रानी ऑफ झांसी, उसमें वो लिखते हैं, तहमानकर लिखते हैं कि रानी ने राव साहब से कहा, मेरे लिए रण क्षेत्र में मराठों की प्रतिष्ठा के अनुरूप लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करने से अधिक खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती। मुझे सेना दे दो, मैं शत्रु से लड़ूंगी। तो वो लड़ना चाहती हैं पर सेना नहीं है, वो सेना मांग रही थी। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि रानी ने निराशा में, नाराज़गी में अपनी तलवार राव साहब के सामने रख दी और कहा, तो फिर एक काम कीजिए, ये तलवार आपके पूर्वजों ने, आपके पुरखों ने मेरे पुरखों को सौंपी थी और मेरे पुरखों ने अपनी हिम्मत से और आपके पुरखों की मदद से मराठा ध्वज की रक्षा की, उसका सम्मान, उसका गौरव बनाए रखा। आज यदि आप मुझे सहायता नहीं दे सकते हैं, पास्ट में, भूतकाल में आपके पूर्वजों की सहायता से ही वो सब हम कर पाए थे, आज आप सहायता नहीं दे सकते हैं तो मैं अकेली कैसे लड़ूंगी। फिर ले लीजिए, ये तलवार भी रख लीजिए। अब वो तो कैसे करते राव साहब। बहरहाल फिर से तैयारियां शुरू हुई, लेकिन जिस तरह रानी तैयारियां चाहती हैं, तैयारियां उस स्तर पे नहीं हो रही हैं। तात्या टोपे हैं, वो सेना के कमांडर हैं और उधर से बांदा के नवाब भी वहाँ आ चुके हैं। तो ह्यूरोज भी अब झांसी से इनको फॉलो करता हुआ अपनी सेना के साथ कालपी आ रहा है। रानी कहती हैं कि आगे बढ़िए और आगे बढ़ के तैयारी करिए, रास्ते में उससे लड़ना होगा। एक जगह है कालपी से पहले, उसको कुंच कहते हैं, वहाँ पे इनकी सेना की लड़ाई होती है, लेकिन उस लड़ाई में भी इनको हार मिलती है। तात्या टोपे उस लड़ाई के दौरान वो चले जाते हैं, कोई गांव है जहाँ उनके पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता रहते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। रानी बड़ी बहादुरी से लड़ती हैं, अंतिम क्षण तक लड़ती हैं, लेकिन उनको भी अंततः पीछे हटना पड़ता है, कालपी पहुंच जाती हैं। और फिर अगली लड़ाई कालपी में होती है, जमुना के किनारे। जैसा मैंने पहले कहा कि सेना आपके पास है पर बिना तैयारी की सेना, वहाँ भी हार मिलती है और अब इन सब को कालपी भी छोड़ देना पड़ता है। इनके पास कालपी का किला था, वो छूट गया, झांसी का किला था, वो छूट गया, अब इनके पास कोई किला नहीं है और सेना भी, हथियार नहीं है उनके पास, तोपें नहीं है उनके पास और गिनती के सैनिक हैं, अब बहुत छोटी संख्या रह चुकी। अब ये कालपी से निकल के चलते हैं ग्वालियर की ओर। रानी ने सलाह दी थी कि देखें, यदि लड़ाई लड़नी है तो कोई किला होना चाहिए हमारे पास, किले से लड़ाई लड़ पाएंगे। तो फिर कौन सा किला हो, पूछा रानी से, तो रानी ने ग्वालियर कहा कि ग्वालियर चलें। अब ग्वालियर में यहाँ सिंधिया महाराजा हैं, सिंधिया महाराजा की तब तक अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छी है, तो कहते हैं कि प्रयास करके देखेंगे, उनको मना के देखेंगे, वो मान जाएं, हमारे साथ आ जाएं, और नहीं आते हैं तो फिर पहले उनसे लड़ेंगे, ग्वालियर पर अधिकार करेंगे और फिर अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। इस बात के लिए सब तैयार हो जाते हैं और ये ग्वालियर के लिए फिर कूच करते हैं। तो इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, तात्या टोपे, बांदा का नवाब और इनकी सेना, जैसी भी सेना थी इनके पास, अब ये ग्वालियर की तरफ पहुंच रहे हैं। और इन बिटवीन तात्या टोपे प्रयास करते हैं कि महाराजा सिंधिया का समर्थन अपने को मिल जाए। ग्वालियर में तात्या टोपे के अच्छे लिंक थे, बल्कि उनका दामाद ग्वालियर में था और ग्वालियर की सेना, सिंधिया सेना में भी उनके बड़े संपर्क थे। और देखें जी, आज का ज़माना तो था नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं कि हर किसी के फ़ोटो सोशल मीडिया पे हैं, तो कौन पहचाने का आपकी बगल से जा रहा है ये व्यक्ति तात्या टोपे है, राव साहब है या कौन है। तो वो जाते हैं अकेले, साथ में हो सकता है एक दो अपने सैनिकों को तो लेके गए होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स उनके रहे होंगे, बॉडी गार्ड्स रहे होंगे। तो वो ग्वालियर आए और वहाँ जो जो उनके संपर्क थे उनसे उन्होंने बातें की और वो सेंटिमेंट्स पता करने की कोशिश की
तो उनको मालूम हुआ कि सेना में अधिकतर लोग चाहते हैं कि हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना चाहिए, और इसको सुन के बड़े उत्साहित होते हैं तात्या टोपे कि भाई हाँ, ये तो सब लोग तैयार हैं, अगर यहाँ हम आते हैं और यहाँ हम ग्वालियर में आते हैं तो ग्वालियर में हमको पूरा साथ मिलेगा। कि तो ठीक है, ये खबर लेके वो वापस पहुँचते हैं राव साहब के पास और राव साहब से कहते हैं कि सेना बिल्कुल अपने साथ है, आप एक बार प्रयास करके देख लीजिए महाराजा से बात करके। तो महाराजा को संदेश भिजवाते हैं राव साहब कि देखें जी, हमारे बीच तो देखें आप भी मराठा साम्राज्य का हिस्सा थे और हम भी, मैं तो पेशवा का प्रतिनिधि हूँ ही, तो हम और आप अलग तो नहीं हैं। ये लड़ाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध है तो आपको हमारा साथ देना चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी सारी सेना हमारे साथ है। लेकिन इस बात को पसंद नहीं करते हैं महाराजा, और वो 8000 सैनिक और 24 तोपें लेके वो चल पड़ते हैं इनकी सेना से, राव साहब की सेना से, रानी लक्ष्मीबाई की सेना से इनसे मुकाबला करने वो किला छोड़ के आ जाते। और फिर ग्वालियर से पहले उनके बीच लड़ाई होती है, बल्कि लड़ाई से पहले हुआ क्या, नज़दीक ही पहुँचे थे और महाराजा की तोपों ने गरजना शुरू कर दिया, ये गोले फेंक रही हैं। और तहमानकर ये लिखते हैं, डीवी तहमानकर ये लिखते हैं कि जब वो तोप गोले छोड़ रही थी ना इनकी सेना की ओर, तो तात्या टोपे को ये भ्रम हुआ कि ये हमारे स्वागत में तोप के गोले छोड़ के हमारा स्वागत किया जा रहा है, जैसी परंपरा हुआ करती थी। जब तात्या टोपे ने ऐसा कहा तो तहमानकर लिखते हैं कि रानी हंसी इस बात पे, ये मूर्खतापूर्ण बातें सुन के रानी हंसी। रानी ने कहा ठीक है, तुम स्वागत करवा लो, मैं लड़ूंगी। अपने 200 घुड़सवार लेके रानी आगे बढ़ती हैं और फिर बिजली की तरह टूट पड़ती हैं। 200 सवार, उधर 8000 की सेना। अब ये लगती तो काल्पनिक बात है, मेरे स्वयं के लिए विश्वास करना बहुत कठिन है। तहमानकर लिखते हैं कि 200 घुड़सवारों के साथ महाराजा सिंधिया की सेना पर जिस तरह टूट पड़ी थी बिजली बन के रानी, वो सेना भाग खड़ी हुई। महाराजा सिंधिया भाग गए, मैदान छोड़ के वापस किले में आते हैं और फिर तैयार होके कपड़े वपड़े चेंज किए होंगे, जैसा भी धूल मिट्टी, और फिर वो आगरा के लिए भाग जाते हैं। आगरा में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। आगरा तो बल्कि राजधानी था उनके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध की। तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं और ये किले में पहुँच जाते हैं। अब ग्वालियर के किले में रानी लक्ष्मीबाई और इनकी पूरी सेना का प्रवेश होता है। और फिर ग्वालियर के किले में क्या हुआ, ये बात करेंगे किले में पहुँच के। तो दोस्तों, हम हैं ग्वालियर के किले के मान मंदिर पैलेस में। हम बात कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई के उस अंतिम संग्राम की। तो ग्वालियर के फोर्ट में अब सेना इनकी आ चुकी। राव साहब भी हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, तात्या टोपे भी, बांदा का नवाब भी, और भी कई सारे सरदार हैं। और जब ये इस किले में आ गए, अब महाराजा सिंधिया तो आगरा जा चुके, लेकिन ज़्यादातर फौज उनकी यहीं थी। ये फौज अब इनके साथ मिल जाती है, इनके हथियार, इनकी तोपें इनको मिल जाते हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि पूरी तैयारी करते अंग्रेज़ों से लड़ाई की। ह्यूरोज ने रानी को झांसी छोड़ने के लिए विवश किया था और फिर इन सब को कालपी छोड़ना पड़ा। और छोड़ते छोड़ते जब सब कुछ छूट गया था, लुट गया था, संयोग से, सुसंयोग से इनको ग्वालियर मिल गया था। अब अवसर था दुश्मन के विरुद्ध तैयारी करने का। लेकिन राव साहब कहीं और खो गए थे। राव साहब ने यहाँ 3 जून को दरबार लगाया इस किले में। किस जगह लगाया था ये तो मुझे नहीं मालूम, मानसिंह पैलेस में ही लगाया था या कहीं दूसरी जगह लगाया या तीसरी जगह लगाया। दरबार लगाया, बड़ी फेस्टिविटी हुई, 101 तोपों की सलामी ली। रानी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, वो योद्धा थी।
वो जानती थी कि दुश्मन हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा, वो जल्दी ही यहां भी पहुंचेगा। लेकिन रानी देख रही हैं यहां तमाशा हो रहा है, और वो तमाशा पूरे 2 सप्ताह तक चलता रहा। 2-3 दिन हो गए रानी को देखते देखते। तहमानकर अपनी पुस्तक द रानी ऑफ झांसी पेज 159 पे लिखते हैं कि रानी कह रही हैं कि जो समय तोप के गोले बनाने के लिए था, उस समय राव साहब ब्राह्मणों के भोज के लिए लड्डू बनवा रहे थे। अब लड्डुओं की नहीं, तोप के गोलों की आवश्यकता थी। 2-3 दिन रानी ने देखा, उसके बाद नहीं रहा गया। राव साहब को फटकारा कि तुम बहुत खुश हो रहे हो, ये जश्न मना रहे हो, तुमको लगता है कि तुमने ये युद्ध जीत लिया, तुम इस धरती के स्वामी बन गए हो। ये लड़ाई महाराजा सिंधिया की सेना के विरुद्ध लड़ी है, अंग्रेजों से नहीं जीते हो, अंग्रेजों से लड़ाई होनी है। इसको बंद करो, इस तमाशे को, और तैयारी करो युद्ध की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब गफलत में थे, रानी विचलित थी, परेशान थी। रानी तैयारी कर रही थी लड़ाई की। और देखें, यहां खूब खजाना भी मिला था, 20 लाख रुपए मिले थे। उस 20 लाख रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रानी के हिस्से में सिर्फ 1% आया था, 20,000 रुपये। बांदा का नवाब, जो ना उसकी कोई हैसियत थी और ना कोई शौर्य पराक्रम ऐसा था उसके पास, रानी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो 60,000 तो उसी को मिले थे, रानी को 20,000। हाँ, एक प्राइसलेस मोतियों का नेकलेस था, वो रानी को मिला था। और वो वही नेकलेस फिर आखिर में, आखिरी समय जब अंतिम घड़ी आई, तो वो भी दे गई थी अपने सैनिकों में बांटने के लिए। तो ये लोग जश्न मना रहे थे और दुश्मन चढ़ा आ रहा था। 16 जून 1858 को ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज, जनरल नेपियर और ब्रिगेडियर स्मिथ, अंग्रेज वो विशाल सेना लेके ग्वालियर पहुंच जाते हैं। और रानी अपने 200 सैनिकों के साथ छोड़ देती है इस किले को। ठीक है, तुमको जो करना है करना, मैं लड़ूंगी अंतिम श्वास तक। रानी निकल जाती हैं और फिर कोटा की सराय रानी लड़ती हैं अंग्रेज़ों के साथ। उस लड़ाई की बातें, वहाँ कैसे शौर्य पराक्रम और बलिदान रानी ने दिया, उसकी बातें करेंगे रानी की समाधि पे चल के। तो रानी ने अंतिम संग्राम के लिए ग्वालियर का किला छोड़ दिया था। उनके साथ थे उनके 200 सैनिक, एक से बढ़कर एक, सभी रानी पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले। दूसरी ओर वो विशाल सेना, जनरल ह्यूरोज, जनरल नेपियर, ब्रिगेडियर स्मिथ और रानी अपने 200 सैनिकों के साथ मैदान में। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वो जगह होगी जहाँ रानी लड़ती हैं। 16 जून, 17 जून, कोटा की सराय कहते हैं उसे, उस जगह को फूल बाग भी कहते हैं। कोटा की सराय वहाँ थी, वहाँ वो भयंकर लड़ाई होती है। और देखें जी, अंतिम पलों की उस लड़ाई के बारे में अपने को कई अलग अलग तरह के अकाउंट्स मिलते हैं। एक अकाउंट ये कहता है कि रानी बड़ी बहादुरी से लड़ रही हैं, दोनों हाथों में तलवारें हैं और मुंह में घोड़े की लगाम है, और दोनों हाथों से वो शत्रु का संहार कर रही हैं। दुर्गा का अवतार है रानी। लेकिन अंत तो गतवा, कारबाइन की एक गोली उनके सीने में लगती है, रानी गिर जाती हैं। बल्कि ये भी पता चलता है कि एक शत्रु सैनिक ने उनके सिर पर वार किया और इतना लहू वहाँ से बह रहा था कि एक आंख से दिखना भी बंद हो गया था। अंतिम पल तक बड़ी बहादुरी से रानी लड़ी हैं। कुछ अंग्रेज़ों का ये भी कहना है, हालांकि जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरी जिन्होंने लिखी है, मैं उनके हवाले से बताऊंगा, वो एक अलग कहानी है। मैं एक जो पॉपुलर बिलीफ है मैं उसकी बात करता हूँ। कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि रानी जब घिर चुकी चारों ओर से, तो अब रानी बेहतर समझती हैं, उनके साथी बहादुरी से लड़ते हैं, संख्या घटती जा रही है, वो बलिदान होते जा रहे हैं, और रानी को अब लगता है कि मैदान छोड़ना अच्छा होगा। तो रानी वहाँ से सेफ निकलने की कोशिश करती हैं। इससे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं ना, वहाँ एक नाला है, उसको आप गूगल पे देखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी के नाम से वो दिखता है। तो जैसे दौड़ती दौड़ती वो आई, उस नाले पे घोड़ा रुक गया। रानी ने एड़ लगाई, पूरी ताकत से कोशिश की, पर घोड़ा नहीं गया
और जिस ढंग से घोड़ा रुका था, तेज़ी से भागता भागता, ऐसा भी कहा जाता है कि वो मोमेंटम ऐसा था कि रानी घोड़े के गर्दन पे गिर गई होती, इतनी तेज़ी से घोड़ा रुका था। घोड़ा नहीं पार किया, शत्रु आ गए और फिर उस अंतिम लड़ाई में कि उनके सिर पर वो वार किया, रानी ने पलट के वार किया, लेकिन रानी गिर चुकी। और फिर रानी के जो साथी थे वो रानी को यहाँ ले आए जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ बाबा गंगादास की कुटिया होती थी, यहाँ लेके आए और यहाँ फिर रानी, अंतिम पल हैं रानी के, उनके सहयोगी हैं रानी के रामचंद्र देशमुख। रामचंद्र देशमुख से रानी कहती हैं कि मैं दामोदर को तुम्हारे हवाले करती हूँ। दामोदर नहीं है वहाँ पे, तुम्हारे हवाले करती हूँ का मतलब ये नहीं कि दामोदर अभी पीठ पे। वो जो फ़ोटो आता है, यहाँ भी देखेंगे ना, यहाँ फ़ोटो में पीछे दामोदर नहीं है, क्योंकि अंतिम लड़ाई में लेके बेटे को थोड़ा वो चलेंगी। वो तो कालपी जब गई थी किला छोड़ के, तब दामोदर को भी सेफ लेके गई थी, इसलिए वो पीछे था। तो कहती है मैं दामोदर को तुम्हारे हवाले करती हूँ। और रानी ने एक हार पहना था, बड़ा कीमती हार था, जो ग्वालियर के ही ख़जाने से उनको मिला था। रानी और कुछ थोड़े बहुत जो भी उनके पास आभूषण रहे होंगे वो अपने सैनिकों में बांट देती हैं, ऐसा अकाउंट अपने को मिलता है। और जो बाबा गंगादास थे वो गंगा जल रानी के मुंह में डालते हैं और फिर एक हिचकी के साथ सब समाप्त हो जाता है। रानी बहादुरी की वो गाथा, अंतिम गाथा लिख देती हैं, रानी चली जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि एक कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स होता था, उसने रानी को पहचान लिया था। कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स ने अपने सैनिकों से कहा, दैट इज़ द रानी ऑफ झांसी, गो एंड कैच हर। वो उनके पीछे लगे थे, यहाँ तक लड़ाई आ गई थी। यहाँ बाहर सामने अंग्रेज़ों के सैनिकों के बीच और रानी के जो गिने चुने बॉडीगार्ड्स थे, सहयोगी थे, उनके बीच में लड़ाई हो रही है। और इधर रानी की चिता जलाई जा रही है, इधर उधर से लकड़ी घास फूस इकट्ठी करके। रानी ने कहा था कि मेरे शरीर को वो छूने ना पाएँ, और वो आग लगा दी गई। इस तरह से उनका अंतिम संस्कार हुआ। और जब तक अंग्रेज़ पहुँचे तो तकरीबन चिता जल चुकी थी। देखिए, ये है पॉपुलर बिलीफ, लेकिन जब हिस्टोरिकल अकाउंट्स हम खंगालते हैं तो जानकारी थोड़ी सी अलग मिलती है। एक अंग्रेज अफसर थे, वेटनरी सर्जन थे, जॉन हेनरी सिल्वेस्टर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रिकलेक्शंस ऑफ द कैंपेन ऑफ मालवा एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग 1857। तो सिल्वेस्टर लिखते हैं कि वो वीर रानी कार्बाइन की गोली से घायल हुई, उन्हें पीछे ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हुई, और फिर हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और वो आगे लिखते हैं कि उस वीर महिला ने अपने उस ध्येय को, जिसके प्रति वो पूरी तरह समर्पित थी, अपने रक्त से सींचा था। और आगे सिल्वेस्टर कहते हैं कि हमें बड़े समय तक, कई दिनों तक इस बात का पता ही नहीं चला था कि रानी मर चुकी। और सर हैमिल्टन भी लिखते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भेजा है, वो ये कहते हैं कि 2 दिन तक ब्रिगेडियर स्मिथ को पता ही नहीं चला कि रानी मर चुकी हैं। तो रानी बलिदान हो चुकी, इसकी जानकारी अंग्रेज़ों को अगले 2 दिन बाद होती है। अगर ऐसा है तो फिर वो जो रॉड्रिक ब्रिग्स हैं कैप्टन, वो कहाँ चले गए? और वो सैनिक जो यहाँ बाहर लड़ रहे थे और वो उसी समय आ गए और चिता पूरी तरह जली भी नहीं थी, तो पता ही नहीं चला फिर उनको। लिहाजा कुछ कन्फ्यूज़न तो है। और एक बात और मैं बता दूं, ये 17 तारीख की बात है, शाम का समय था, 17 जून को। लेकिन अक्सर ऐसा माना जाता है कि 18 जून को, यहाँ भी लिखा है कि 18 जून 1858 को रानी का बलिदान हुआ। लेकिन जितने सोर्सेज अपने को पता चलते हैं, और मैं 2-3 सोर्सेज और बता देता हूँ आपको। देखें, भोपाल की बेगम के प्रतिनिधि थे रॉबर्ट हैमिल्टन के यहाँ, भवानी प्रसाद। उन्होंने ये रिपोर्ट अपनी बेगम को भेजी है कि 17 तारीख को बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए रानी का बलिदान हुआ। इसी तरह 2 और अकाउंट्स अपने को मिलते हैं। इंदौर के महाराजा, उनको रिपोर्ट भेजते हैं उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव, 2 प्रतिनिधि रॉबर्ट हैमिल्टन के यहाँ से। इनमें एक है रामचंद्र विनायक और दूसरे हैं हरि त्र्यंबक। ये दोनों भी इस बात के बारे में खबर देते हैं
कि 17 तारीख को, त्र्यंबक तो ये लिखते हैं कि 4 दिन युद्ध चला, तो 16 को शुरू हुआ था। कहते हैं 4 दिन ये लड़ाई चली और उसके दूसरे दिन, तो 16 को शुरू हुई तो दूसरा दिन 17 हुआ, कि दूसरे दिन रानी बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए अंतिम समय तक तलवार हाथ में लिए रानी लड़ी, बलिदान हुई। तो अगर वहाँ लड़ते लड़ते रानी बलिदान हुई हैं, भले ही उन्होंने अंतिम सांस यहाँ आके ली थी, यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर, यानी कि वो घोड़ा लेके भागी नहीं हैं, ऐसा अपने को उन प्रमाणों से पता चलता है। रानी जान बचा के नहीं निकली वहाँ से, रानी अंतिम पल तक लड़ी और सिर पर उस दिन कफन बांध के रानी निकली थी बाहर लड़ने के लिए, और वो वीरांगना दुर्गा का अवतार उसी तरह वहाँ पे लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला सथली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कालजयी रचना है ना, हम सब ने कितनी बार पढ़ी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंतिम पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। लिखा, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय, अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।